नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम एग्जिट पोल। आज हमारे अभी इस वक्त जो हमारे घड़ी की जो समय हो रही है, हमारे घड़ी में इस वक्त 6:30 का समय हो रहा है। हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुका है। लगभग 60% तक वोटिंग हो चुकी है। एक महीने तक चले हरियाणा में राजनीतिक उठापटक और प्रचार प्रसार थमने के बाद आज प्रदेश की 2 करोड़ 3 लाख जो वोटर थे उन्होंने आज वोटिंग करी और अपने 90 विधायकों को चुनने का मतपेटी में उनके किस्मत डाल दिया है। अब जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग तो 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन उससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आज आपके सामने हम यहाँ उपस्थित हैं। क्या लगता है सौरभ सर? देखिए, एक तो आज पहली बार तो जो हरियाणा में वोटिंग हो रही थी उसमें काफ़ी लोगों को उत्साह देखने को मिला। तो काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकले। जिस तरीके से लोग अनुमान लगाया जा रहा था कि मौसम बदला है, काफ़ी धूप भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता पूरे उत्साह के साथ निकली है। तो कहीं ना कहीं और आप देखिए कि अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आई। जो बड़े बड़े राजनेता थे, दिग्गज थे, वो भी नवीन जिंदल घोड़े पहुंचे वोटिंग करने के लिए। दुष्यंत चौटाला भी घोड़े पहुंचे थे परिवार के तो साथ। ये देखिए कि काफ़ी उत्साह था कि केवल जनता ही नहीं, जो जनसेवक हैं, जो मैदान में भी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उत्साह वो दिखाने की ज़रूरत थी कि हम जीत रहे हैं। कहीं ना बीजेपी तरफ से भी दावा किया जा रहा है, लगातार कांग्रेस तरफ से भी दावा किया जा रहा है, और तो छोड़िए आप इसके अलावा आम आदमी पार्टी और जो अन्य हैं वो भी इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन गौरव, एक चीज़ बड़ी बात है कि एग्जिट पोल जो हमारे सामने आ रहा है, जो इस तरीके से आ रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला आ सकता है। हम उस पर आज डिटेल में बात करेंगे कि आखिर उसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 90 विधानसभा सीटों पे हमारे जो सहयोगी रहे हैं वो 90 विधानसभा सीटों पे लगभग 100 लोगों से बातचीत करी है। उसके बाद हम ये एग्जिट पोल लेकर आए हैं। फिलहाल सर क्या लगता है, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे उन वीआईपी सीटों की जो हरियाणा की राजनीति की धुरी बनी हुई है, हम उन 10 सीटों की बात करते हैं जो इस वक्त हरियाणा में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सबसे पहला नाम लेंगे हम मुख्यमंत्री की सीट लाडवा की। क्या लगता है सर आपको? देखिए, लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हैं और इस बात के लिए बहुत ही, देखिए, जब पहले के चुनाव अगर बात करते हैं वो हार जाते हैं तो मेवा सिंह वो सीएम नहीं थे, अब वो एक सीएम है। तो कहीं से भी जब चुनाव लड़ते ये पता होता वहाँ की जनता को कि अगला आदमी जब जीतेगा तो वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन एक चीज भी जो देखने को मिला अरुण भाई, कि जिस प्रकार से आपने देखा हो कि नायब सिंह सैनी अपने खुद के विधानसभा सीट पे भी ज्यादा फोकस कर रहे थे। एज यूजुअली हमने ऐसा देखा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री अपने विधानसभा सीटों पे इतना मेहनत करता रहा हो। उसके पीछे ये कारण भी है ना कि उनकी आपने सीट बदल दी। तो अगर आप नई सीट पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहे सीएम हैं, लेकिन आपको ग्राउंड पर जाकर वो कम्युनिकेशन लोगों के साथ बैठाना जरूरी है कि आप लोगों के साथ जाके अपना कनेक्ट बनाएं, और चाहे जितनी भी आपने फैसले लिए लोगों तक वो मैसेज पहुंचे जो बीजेपी का आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और साफ सी बात है, सीएम की सीट, जब जिस सीट पर सीएम चुनाव लड़ता है वो एक अपने आप वीआईपी सीट हो जाती है। अगर विपक्ष उस सीट को जीतने में कामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है, पूरी पार्टी है, उसके मोराल को डाउन करने वाली बात होती है। और बहुत ही मैं तो यूं कहूंगा कि शर्मनाक बात हो जाती है कि आपका सीएम ही हार गया। इस वजह से और कहीं ना कहीं पब्लिक वोट करने भी जब जाती है तो उसके दिमाग में एक बात होती है कि ये व्यक्ति जीतने के बाद मुख्यमंत्री होगा, उसकी सीट ऑटोमेटिक वीआईपी हो जाएगी इस बार। लेकिन सौरभ सर एक चीज देखने को ना, पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार थोड़ा कम वोटिंग हुआ है। तो जब कम वोटिंग होता है तो एंटी इनकम्बेंसी की उतनी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस अपने तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही थी कि भारी एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो खट्टर के खिलाफ हो या फिर नायब सिंह सैनी के खिलाफ हो। लेकिन जो पिछले, अगर हम आंकड़ों में देखें तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस वक्त कम वोटिंग हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इस बार बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है? ये कहानियां बहुत पुरानी हो गई कि एंटी इनकम्बेंसी में सरकारें बदल जाती हैं या सरकारों में कुछ उथल पुथल होता है, क्योंकि ऐसे पहले कई चुनाव हुए जहां पर कम मतदान के बाद भी सरकार रिपीट हुई है। इसमें लोकसभा चुनाव का वो देखिए आप, कम वोटिंग हुई तो जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं 400 का आंकड़ा जो है बीजेपी या एनडीए पार कर जाएगी, लेकिन कम वोटिंग के बावजूद भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ उसमें। तो ये एक तय मानक नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक आइडिया जरूर दे देता है। जो पिछले प्रोजेक्शंस थे क्या वैसे ही रहने वाले हैं, ये आइडिया दे देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार के चुनाव में इसका इतना असर पड़ सकता है। और जिस हिसाब से हम बैठे हैं अभी एक बार यहाँ पे हम एक अपने सीनियर की राय ले लेते हैं। सीनियर की तरफ से हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को 20 से 25 सीटें आएंगी। मतलब तो बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार पिछली बार 40 सीटें थी और इस बार आधी सीटों की उम्मीद जता रहे हैं। उनके हिसाब से मानना यह है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से एक फोकस किया गया, क्योंकि लोकसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा था
और कहीं ना कहीं हुड्डा को जिस तरीके से कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, हाँ। कहीं ना कहीं आप देखिए तो इस उम्मीद से उन्होंने कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, पंकज जी की तरफ से हमारी तरफ दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है पूरी तरीके से, पूरे जी बहुमत निश्चित तौर पे जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उससे एक चीज जो देखने को मिल रहा है कि जो वरिष्ठ सहयोगी हमारे पंकज जी हैं, उनके शुरुआती रुझान में कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं सौरभ सर? 20 से 25 सीटें दे रहे हैं, मतलब कि भारी नुकसान इस तरीके से कि मतलब 40 से सीधा 20 पे। तो कहीं ना कहीं उनका अनुमान है, क्योंकि वो बहुत करीब से अगर यहाँ की राजनीति को देखते हैं तो उनको लगता है इस तरीके से कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुड्डा को प्रोजेक्ट किया गया इस बार पूरी फोकस कांग्रेस पार्टी की हुड्डा पे ही है। चाहे आप कांग्रेस की आप यूट्यूब चैनल्स पे जाएं या पेजेस पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की लगातार वीडियोज और उस तरह अपीलिंग और ये वीडियो हमने आती है। सीट मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सीट शेयरिंग में हुड्डा परिवार का हस्तक्षेप था, अगर कल को कांग्रेस की सरकार बनती है इस एग्जिट पोल के हिसाब से, तो हुड्डा को विधायक आगे प्रमोट करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। तो हम बात करते हैं सर, जो 10 वीआईपी सीटों की मैं बात कर रहा था उसमें अंबाला कैंट है, तोसाम है, हिसार है, आदमपुर है, जुलाना है, उचाना है, लाडवा है, अटेली है, सिरसा है और गढ़ी शापला है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नायब सिंह सैनी की बात कर ले, हमने अंबाला कैंट की बात कर ले, क्योंकि जिस प्रकार से अनिल विज जिस प्रकार से आज वोट मतदान स्थल में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगली मुलाकात अगर आपने वोट दिया, अगर आपने जनादेश दिया तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी, क्योंकि मैं हरियाणा में पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता हूं। जिस प्रकार से वो ओवर कॉन्फिडेंस कहें या कॉन्फिडेंस कहें, ये तो मैं इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इस बार का हरियाणा चुनाव आप देखिए तो सबसे अच्छी बात है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी की हो। अनिल विज लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा भी लगातार कह रही है, हालांकि पार्टी की तरफ से उनको वैसा इंटरटेन नहीं किया गया जैसा उनको उम्मीद था। चाहे हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी की तरफ से भी साफ कहा गया कि नायब सिंह सैनी है हमारे सीएम चेहरा, लेकिन एक वरिष्ठ नेता जो कि आपकी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं उनका इस तरह से बयान देना और वोटिंग के दिन भी ये कहना। अनिल विज तो 2014 से ही मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री लेकिन कभी उन्हें ये सीट दी जाती है, कभी ये मंत्री पद दिया जाता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है जिस हिसाब से वो ऐलान कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके बयान है, इस बार काफी फेयर बात करने की जरूरत तोसाम सीट की भी है, क्योंकि यहाँ श्रुति चौधरी अनिरुद्ध चौधरी, श्रुति चौधरी बीजेपी से और अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से हैं। श्रुति चौधरी वही नेता हैं जो किरण चौधरी की बेटी हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में गई हैं। बड़ी कांटे टक्कर, दोनों लोग एक ही परिवार से आते हैं। क्या लगता है सौरभ सर आपको? देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों ही बहुत उम्मीदवार प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि आप देखिए आखिरी मूवमेंट में अनिरुद्ध चौधरी के लिए वीरेंद्र सहवाग भी पहुंच जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो अनिरुद्ध चौधरी का भी फिर से दबदबा बन जाता है। श्रुति चौधरी की माता जी काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनका भी एक अच्छा फोकस है, तो यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन अभी जो अगर देखा जाए लीड लेते हुए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी आगे लीड होते हुए नजर आएंगे। मतलब अनिरुद्ध चौधरी अभी तोसाम सीट से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल में। क्या लगता है सर हिसार में, क्या लगता है? क्योंकि हिसार में एक चीज है कि ट्रायंगल, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, जिस प्रकार से जिंदल का निर्दलीय चुनाव लड़ना, उसके बाद बीजेपी से कमल गुप्ता को और कांग्रेस तरफ से राम निवास रारा को टिकट दिया गया है। क्या लगता है आपको? हिसार से देखिए पूरी तरीके से माना जाए तो वो जिंदल परिवार के पास ही जाएगी। हालांकि आज काउंटिंग के दिन, आज वोटिंग के दिन ही बीजेपी की तरफ से सावित्री जिंदल और 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा निष्कासित कर दिया गया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे सावित्री जिंदल ही मजबूत स्थिति में, आप उसको ट्रायंगल ना लेके चलिए, सावित्री जिंदल को ही जीतता हुआ। बीजेपी ने तो इससे पहले भी 7-6 नेताओं का लिस्ट जारी किया, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला भी थे, जिनको निष्कासित किया गया था। एक सीट है सर सिरसा, जिसकी चर्चा हुई, पहले बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार खड़ा किया, फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर गोपाल कांडा को वहां से सपोर्ट किया गया। वहां से कांग्रेस ने गोकुल सेतिया को चुनाव लड़ाया है। क्या लगता है आपको सर? देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं इस तरीके से आकलन था कि उनका प्रत्याशी यहाँ से गोपाल कांडा को चुनौती नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं रोहतास जांगड़ा को दिया गया था टिकट, और वो कहीं ना कहीं उस तरह के दावेदार नहीं थे, तो बीजेपी ने गोपाल कांडा को सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं गोपाल कांडा उस सीट से सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार भी हैं, और अभी अगर देखा जाए तो वो जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं अभी तक के अनुमान में। एक सीट जो ना सिर्फ हरियाणा की राजनीति को बड़ा हॉट सीट बनी रही, बल्कि देश भर की नजर उस सीट पर हुए। मैं बात कर रहा हूं जुलाना सीट की, जहां से विनेश फोगाट और कैप्टन वैरागी बीजेपी की तरफ से हैं।
क्या लगता है सर, जिस प्रकार से विनेश फोगाट की पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी हुड्डा परिवार की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ने उठा रखी थी, वहां उनके प्रचार के लिए सारे बड़े नेता पहुंचे, क्या लगता है वहां इम्पैक्ट, क्या पहलवान इम्पैक्ट दिख रहा है इस चुनाव में? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी बात है कि विनेश फोगाट और कैप्टन योगेश बैरागी में अगर देखें तो कैप्टन योगेश बैरागी पूरी तरीके से अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार वो कोरोना काल में जबरदस्त तरीके से काम करते नजर आए थे और लोगों से कनेक्ट थे, उस सीट से लोगों से जुड़े हुए भी लोग थे वो। विनेश फोगाट अचानक से राजनीति में आती है, जिस दिन ज्वाइन करती कांग्रेस उसी दिन उन्हें जुलाना सीट से उम्मीदवार बना दिया जाता है। उसके बाद उनके परिवार जो उनके ताऊ हैं महावीर फोगाट की तरफ से भी इस बात की खिलाफत की जाती है कि विनेश फोगाट का ये फैसला गलत था। मैं उन्हें अगले बार भी खिलाड़ी के तौर पर देख रहा था। यही चीज़ मतलब कहीं ना कहीं परिवार की जो फूट है, परिवार वाले ही साथ नहीं है, तो इसलिए अगर जब परिवार ही नहीं साथ है तो लोगों का साथ मिलना काफी हद तक थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। और इसमें ये फैक्टर भी आ जाता है ना कि देखिए, एक आपका मुकाबला उस ओपोनेंट से है जो उस सीट पर लगातार जो है लोगों से कनेक्ट में रहा है। आप अचानक से एक पॉपुलस एक मूवमेंट के तौर पर बिल्कुल वहां आते हैं, तो वहां आपका जो ग्राउंड पे जो कनेक्ट है वो लोगों के साथ इतना अभी नहीं हो पाएगा शायद। और कहीं ना कहीं जुलाने लोगों को भी ये लगता होगा कि अगर मान लिया कि विनेश फोगाट जीत जाती हैं तो उनका एक अपना मुद्दा अभी भी क्लियर है, जो उनका चल रहा है पहलवानों के साथ जीवन शोषण वाला मामला, उसी पर लगातार वो बोलती रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव जीत भी जाती है वहाँ से तो भी उनके पास यही मुद्दा होगा। तो लोकल्स जुलाना ये सोच सकती है कि कैप्टन योगेश बैरागी जो लगातार उनके साथ जुड़े रहे, कोरोना काल में भी लगातार काम करते रहे, और कैप्टन योगेश बैरागी की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, उनके पिताजी से लेकर के उनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से कैप्टन योगेश बैरागी ही लीड लेते हुए वहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर भी हमें लेना पड़ेगा कि जो बैकिंग मिली है विनेश फोगाट को, चाहे वो हुड्डा परिवार की ओर से, दीपेंद्र हुड्डा हमने देखा जब वो एयरपोर्ट पर आए, उन्हें रिसीव किया, उनकी तरफ से पॉलिटिकल कैंपेन वो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैकिंग का असर भी हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुकाबला जो है कांटे का होने वाला है। लेकिन आप देखिए, कैप्टन योगेश बैरागी के लिए बीजेपी की तरफ से उतनी मेहनत नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बीजेपी युवा मोर्चा को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उन पर पूरा भरोसा है। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में जब 2014 में चुनाव हो रहा था, उन्नाव के चुनाव में साक्षी महाराज को अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन अंडर एस्टिमेट के बावजूद वो 5 से 6 लाख वोटों से जीत गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं केएल शर्मा लोकसभा चुनाव में, केएल शर्मा को देख लीजिए, अंडर एस्टिमेट किया गया था, वो भी करारी हार। और यहाँ पे कैप्टन योगेश बैरागी एक तरीके से बहुत ही वो कनेक्टिंग है, वो वहीं पे रहते हुए लोगों से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर वो ना देखा जाए, जो एक वायरल कंटेंट होता नहीं है, वायरल कंटेंट की तरीके से विनेश फोगाट अचानक से उनकी उम्मीदवार बनती हैं, तो अभी मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा अनुमान ये है कैप्टन योगेश बैरागी उनको कहीं ना कहीं शिकस्त देते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब बड़ी बात कह रहे हैं आप, आपके एग्जिट पोल के आपकी जो इनपुट्स है उसके आधार पे तो विनेश फोगाट हारते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो उनके परिवार की तरफ से लगातार, अगर उनकी तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि विनेश फोगाट के लिए जिताने के लिए, तो उनके परिवार की तरफ से लगातार उनको पीछे भी खींचा जा रहा है। उनके परिवार की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रहा है। आज भी गीता फोगाट और बबीता फोगाट की तरफ से उनके बारे में बोला गया। तो ये लगातार जो परिवार नहीं साथ देता, तो कहीं ना कहीं लोगों का मन भी ये बनता है कि अगर पूरा परिवार ही कह रहा है, जिस गुरु ने उनको यहाँ तक पहुँचाया वो गुरु ही नहीं नाराज। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी आसान जीत भी नहीं रहने वाली है, कांटे की टक्कर रहेगी, कांटे की टक्कर तो रहेगी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि कैप्टन योगेश बैरागी जिस तरीके से बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है, कहीं उसकी तरफ से कोई मेहनत नहीं की जा रही है, तो इसका तो मुझे पता है कि ये बहुत ही मजबूत दावेदार है। और कैप्टन योगेश बैरागी आप लगातार देखिए, कोई अनाप शनाप बयानबाजी नहीं, लगातार कैमरे पे आपको दिखते भी नहीं है, वो लगातार वो जनता के बीच में है। लेकिन विनेश फोगाट का सारा जो काम है वो सारा सोशल मीडिया, कैमरा पे और सोशल मीडिया पे है। एक सीट जिसकी चर्चाएं भी विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई जब टिकटों का बंटवारा हुआ, मैं बात कर रहा हूं नूह सीट की, जहां से बीजेपी की तरफ से संजय हिंदू को टिकट दिया गया। वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं विधायक, सांसद या किसी माँ बाप के बेटे होने से पहले मैं हिंदू हूँ, और आफ्ताब आलम को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया। क्या लगता है सर, बड़ा पेचीदा सीट है यहाँ पे, जिस प्रकार से बीजेपी ने एक प्लुरलाइजेशन करने का प्रयास किया है, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है, कि जिस प्रकार से संजय हिंदू को टिकट दिया जाता है तो हिंदू एक मत होकर टिकट वोट डालेंगे। आज की वोटिंग में आपने क्या देखा, क्या लगता है जिस प्रकार वोटरों का मिजाज आपको लग रहा था? वोटिंग के पीछे पहले तो हमें ध्यान देना होगा, नूह सीट पे इस बात का भी बहुत असर पड़ेगा कि जो नरसिंह इन्होंने बयान दे दिया, तो वो बयान का असर भी हो सकता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों का पोलराइजेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी मुस्लिम वोटर्स का संजय सिंह के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा, तो शायद वो अब आफ्ताब आलम के साथ चला जाए।
तो कहीं ना कहीं नूह सीट की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस लीड ले सकती है, क्योंकि आज का जो मामला हुआ, कल से जो घटना घटित हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही लेकिन है। इससे पहले भी हमने देखा था कि नूह में किस तरह से बवाल हुआ, और आज भी वोटिंग के दौरान वहाँ पे ऐसे आज भी हाथापाई खबरें आई हैं। झगड़ों की वो खबरें सामने आई। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का असर, पोलराइजेशन किसे जिताएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से सौरभ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद यहाँ पर जो है एक लीड ले जाए, तो ये हो सकता है बिल्कुल। देखिए, अब मैं इस बीच में अपने एक और वरिष्ठ सहयोगी नवीन जी का मैं आपको बता दूं कि उनके हिसाब से भी कांग्रेस ही सरकार बनाते नजर आ रही है 40 से 45 सीटों के साथ में। वहीं बीजेपी 25 से 30 सीटों पर ही रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं ये भी हरियाणा से काफ़ी करीब है। जी, निश्चित तौर पे नवीन सर जो हैं वो हमारे हरियाणा की राजनीति को बड़ी बारीकी से पिछले एक दशक से देख रहे हैं, और जिस प्रकार से उनका आकलन है, पूरे चुनाव के दौरान वो हरियाणा की गली गली में टहले हैं और एक एक वोटरों से लगभग बात करके वो आए हैं। तो उनका भी ये एग्जिट पोल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार से उनका एग्जिट पोल सामने आ रहा है। उनके एग्जिट पोल में जो वो अदर्स में दे रहे हैं, चाहे जेजेपी, एनएलडी और आप और अन्य हैं, उनको भी 20 से 25 दे रहे हैं। तो ये 20-25 मतलब इस बार भी लगता है कि जो अदर्स हैं वो किंग मेकर की भूमिका में इस बार भी नवीन सर के हिसाब से इस बार भी लगता है कि जो मामला है वो पेच फंसता नजर आ रहा है। किसी को हरियाणा की जनता स्पष्ट जनादेश देते हुए नहीं नजर आ रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो हमारे तरफ से, हमारे एक सहयोगी शुभम जी की तरफ से दिया गया है जी, वो तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो इतिहास में आज तक की नहीं हुआ, उनके हिसाब से वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 58 से 63 सीटें जो उनके तरफ से दावा किया जा रहा है, जो एक बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसपे मुझे भी यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो अपने पूरे दावे के साथ कह रहे हैं किस तरह, क्योंकि मैं इसलिए इस पे उनके इस डाटा को ले लेता हूं, क्योंकि 2014 के चुनाव में भी जब हमारे एक सर्वे कंपनी की तरफ से जब कहा गया कि 350 सीटें आएंगी, तो लोगों को आश्चर्य हो कि इतनी कैसे आ सकती हैं। तो हो सकता है कि शुभम जी का कोई आकलन होगा, वो इस तरीके से कह रहे हैं। नहीं, शुभम जी की भी अपनी राजनीति को समझने का एक अपना नजरिया है। बड़े वरिष्ठ सहयोगी रहे, हमारे न्यूज रूम में हैं और बहुत दिनों से राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हुए रहते हैं। फिलहाल वो भी हरियाणा में थे और जिस प्रकार से उन्होंने तो इस बार के भी एग्जिट पोल में हुआ था लोकसभा चुनाव की कि 400 कैसे ले 400 कैसे आएगी, लेकिन नहीं आया। तो ये दोनों तरफ पलट सकता है। और अगर हम बात करें अपने और सहयोगी मोहित जी की, तो उनकी तरफ से बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से बताया गया है कि 40 सीटें बीजेपी जो पिछली बार थी वो रिपीट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को इन्होंने सीटें बढ़ा दी है, जो 36 सीटें लेके आ रही है, बाकी अदर्स 14 सीटें। मतलब मोहित सर के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो बीजेपी के द्वारा मास्टर स्ट्रोक्स हम कह सकते हैं कि जो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री चेंज किया गया, उसमें सारी चीजें बैलेंस होते नजर आ रही हैं इनके हिसाब से, इनके एग्जिट पोल के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी रेप्लिकेट कर रहा है इस एग्जिट तो अभी समझिए कि, और अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया गया, ओबीसी को प्राथमिकता दी गई और जाट भी बैलेंस्ड रहा सीट जो भी दिया गया। कांग्रेस की तरफ से जाट बाहुल्य को ज़्यादा टिकट दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद जो बीजेपी की मैनिफेस्टो रही कि अगर अग्निवीर जो हैं उनको वो नौकरी भी देंगे, सरकारी कर्मचारी नौकरी देंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था। तो उन्होंने ये कहा कि अब सरकारी नौकरी कांग्रेस की ओर से अग्निवीरों का जिक्र किया गया। कांग्रेस तरफ से जो एक बड़ी बात कही गई थी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेंगे, वहाँ लागू करेंगे ओपीएस। और इस बात पे यकीन इसलिए भी कर सकते हैं हरियाणा के लोग, क्योंकि राजस्थान में उन्होंने ओपीएस ले भी आए थे, उनके यहाँ ओपीएस पुरानी चल भी रही थी। हालांकि बीजेपी ने इस तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की। तो मुझे लगता है कि आप प्रदर्शन देखें पुराने और अभी मिला करके, तो मुझे लगता है बीजेपी पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है उसकी 40 से 45 के बीच की सीटें ही आएंगी बीजेपी की। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में दोनों ही पार्टियां नहीं होंगी, कहीं ना कहीं अदर्स का उनको सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत इस बात की होगी कि बीजेपी के साथ इस बार जेजेपी शायद ना आए और आईएनएलडी उनके साथ में नहीं बन सकती। तो कुल मिला के आदर्श, और पिछले बार की बात करें तो आदर्श की कोई अच्छी प्रदर्शन वहाँ पे हरियाणा में नहीं थी, सिर्फ जेजेपी थी जो कि सरकार अच्छे बाकी और तो ऐसा नहीं लगता है। तो आदर्श का जो आकलन अभी तक के हमारे एग्जिट पोल में दिया जा रहा है 20 से 25 सीटें, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आदर्श में 10 से 12 सीटें ही हो सकती हैं, जो 10 से 12 होंगी, और यही वो भूमिका निभाएंगे जिसमें से। और आप ये भी ध्यान रखिए सौरभ सर, मैं एक बीच में आपको टोक रहा हूं, जो बार बार मैंने सबकी जो आकलन थे, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो न्यूज रूम में हैं, चाहे जो फील्ड पे रहे हों, सारे जितने आकलन थे उनमें अदर्स की एक भूमिका मैं देख रहा हूँ 10-15 के वो एक अराउंड में फिगर आ रही है। मुझे एक चीज ऐसा लगता है कि जो बीजेपी से छटक कर या फिर कांग्रेस से छिटक कर जो नेता निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जिसमें सावित्री जिंदल की भी आप बात कर रहे थे,
इस तरीके नेता चुनाव में पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो इनकी अपनी व्यक्तिगत छवि है अपने क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में नजर आ रही है, जिस प्रकार से पूरा एक आंकड़ों में नजर आ रहा है कि आप देखिए इस बार जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से और कांग्रेस हो, उनमें भी लोगों के अंदर काफी नाराजगी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब सरकार इनकी सीटें जीते तो कांग्रेस से कोई जीता विधायक इधर की तरफ आ जाए या बीजेपी छिटक जाए, जिस तरह के सम्मान ना मिल रहा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा को कांग्रेस से हो और बीजेपी की तरफ से अनिल विज के लिए हो, कि हो सकता है कि कहीं उनको बड़ा ऑफर ये मिल जाए। सिचुएशन हर situation राज्य हो चुनाव सकता में है। रहती अच्छा। है। जैसे कि हिमाचल के चुनाव हम देखें तब भी सीएम सुक्खू बिल्कुल। जो अपने 20 विधायक लेकर अलग हो अलग हो गए गए। थे, उनको मनाने की कोशिश की गई। बाद में कर्नाटक के चुनाव हमने देखे, हाँ, कर्नाटक में डीके शिव शिव कुमार डीके जो है शिव उन्हें कुमार। मनाने के लिए हाँ। डिप्टी सीएम तो ऑफर किया इसीलिए गया। ये एक थोड़ा सा ये भी बड़ा खेल है कि निर्दलीयों को तक की ध्यान जाने की बात ही अलग है। पहले पार्टी में ही बैलेंस हो जाए कि मुख्यमंत्री पे एक मत हो जाए। नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से कहा तो जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लिया बहुमत में आते हैं तो कहीं ना कहीं पे इनके अंदर भी हो जाए कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और यही चीज कांग्रेस में भी है। अभी आप हुड्डा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया कि सुरजेवाला के उम्मीदवार के साथ विधायक ज़्यादा जुड़ जाते हैं या शैलजा के साथ जुड़ जाती है, और अभी हाल फिलहाल में अशोक तंवर भी आ गए हैं, उनके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं जी। तो मामला फंस सकता है। एक नाम जो हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है, नाम है अशोक तंवर। जिस प्रकार से पूरे नाटकीय ढंग से उनकी ज्वाइनिंग होती है, 1 घंटे पहले वो बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, 1 घंटे बाद कांग्रेस राहुल गांधी के समक्ष वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक 2-2.5 घंटे पहले कांग्रेस ज्वाइन करना कितना प्रभाव डाल रहा है हरियाणा की आज की जो वोटिंग हुई है उसमें, और जो आने वाले जनादेश हैं, जो नंबर्स आने वाले हैं, नंबर फिगर आने वाले हैं इस चुनाव को लेकर, उसमें कितना फर्क महसूस करा पाएंगे? 2 घंटे की इनकी प्रचार लगता कोई भी उसमें कोई भी इम्पैक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि पहले तो पब्लिक कंफ्यूज होगी लास्ट के 2 घंटे जब उनका कांग्रेस पे पेज पे या सोशल मीडिया पे जब उनकी स्पीच सुनने लगे कि मैं परेशान था उनसे, मैं कांग्रेस के संविधान से बहुत अच्छा था, हाथ में संविधान लेके आ गया सामने। तो 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि आपको 3 बजे तक की लग रहा था कि ठीक है बीजेपी अच्छी है, और 3 बजे अचानक जब राहुल गांधी की रैली होती है वहाँ पे आप जब संविधान की किताब पकड़ लेते हैं और वहाँ पे आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। और अशोक तंवर की हिस्ट्री भी ये रही कि वो लगातार घूमते रहे, लौट के बुद्धू घर को आए, कांग्रेस से चले थे और वापस घूम फिर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था या जो हम कहते हैं कि ग्राउंड सर्वेज होते हैं वहां कहीं जाकर उन्हें खबर मिल गई हो कि क्या बात शायद जो है इस बार बीजेपी दोबारा सत्ता में ना आए और सत्ता क्या कहते हैं आपके एग्जिट पोल क्या कहते हैं? आपने भी चुनाव बड़े अच्छे से देखा है, मैं देख रहा था। मुझे भी जिस तरह से बाकी हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने बात की कि कहीं ना कहीं हंग असेंबली जो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिलना, ये एक मुझे लग रहा है कि सिचुएशन हो सकती है। लेकिन पिछली बार से कांग्रेस की सीटें डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं, ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था। मुझे लगता है कि यही पैटर्न हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी रिपीट करे। कांग्रेस इस बार बेहतर सीटें लेकर आएगी। जिस तरह से बीजेपी की हमने बात की कि पिछली बार 40 सीटें थी, इस बार बीजेपी शायद थोड़ी कम सीटें ले, लेकिन बीजेपी उस सिचुएशन में रहने वाली है कि अगर अदर्स जो है अच्छी खासी सीटें ले जाते हैं तो मोल भाव हो सके। या जिस तरह से जिक्र किया सौरभ भाई ने कि अगर पार्टी के बीच में नाराजगी जिस तरह से कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला शैलजा ने का बयान अभी हाल फिलहाल में ही आया कि बीजेपी वाले तो मेरे स्वाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है कि बीजेपी वो प्लान बनाती है कि हाँ शैलजा हमारी पार्टी में आती है, हम डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दे देते हैं, डिप्टी सीएम तो कांग्रेस भी ऑफर कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की तरफ से 10-12 सीटों का पेच फंसता है और शैलजा के पक्ष में 10-12 विधायक बन जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का पोस्ट ऑफर करके बीजेपी ज्वाइन करा दिया जाए। कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कहता रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियों से नाराज लोगों की संख्या है। कुमारी शैलजा आ जाए उनको सीएम बना दे बीजेपी तो ये भी बहुत मुश्किल ही होगा, क्योंकि अनिल विज भी तो है पार्टी में, वो भी नाराज होंगे। 2014 से जो लगा था सीएम की रट लगा के बैठे हैं, आप अचानक से नए आदमी को लेके आके सीएम बना देंगे तो ये भी तो नहीं पॉसिबल है। तो चलिए अंत में मैं आपका एग्जिट पोल का नंबर लूंगा सर। फाइनली मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो हमारे हिसाब से जो ओवरऑल देखा जाए तो वो तकरीबन 36 से 40 सीटें रहेंगी बीजेपी की, और कांग्रेस की देखी जाए तो कांग्रेस सीटें पिछले बार से बढ़ेंगी, वो भी 35 से 40 के बीच में रहेंगी। और जो अदर्स होंगे जिसमें आपकी जेजेपी, आईएनएलडी और अदर्स आ जाते हैं वो तकरीबन 10 से 15 सीटों के बीच में ही सिमट के रहेंगे। अरुण भाई आपको मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, आपको कितना लगता है? लेकिन मैं इधर अदर्स की संख्या को कम करना चाहूंगा। अदर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 या 7 की रह सकती है, और वहीं
बीजेपी जो है वो 30 के अराउंड, चाहे वो 30 से 35 जा सकती है, लेकिन कांग्रेस इस बार थोड़ी सी स्लाइटली बेटर सिचुएशन में दिख सकती है। लेकिन मैं ये पॉइंट आउट जरूर करना चाहूँगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमने गुजरात का चुनाव भी देखा था, वहाँ पर भी सारे एग्जिट पोल्स में ये कहा जा रहा था कि शायद इस बार बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत ना ला पाए, लेकिन वो सारे गलत साबित हुए थे और बीजेपी जो है अच्छा खासा बहुमत, यहाँ तक कि कांग्रेस को पानी तक पीने के लिए पानी तक नहीं छोड़ा था उनके लिए। तो ये सिचुएशन यहाँ भी बन सकती है। चलिए, धन्यवाद आप दोनों लोगों का। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस पार्टी के पक्ष में विधायकों का अंकगणित सटीक बैठेगा, सरकार उसी की बनेगी। फिलहाल हरियाणा में 90 सीटों पर सबके अपने अपने अंक हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हरियाणा की महान जनता का होगा और उसके लिए हमें 8 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।